Let's see. Okay, so that's good. So today I'm gonna focus on something else, something new. New in the sense that as you already familiar with the earlier thinkers, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सॉक्रेटिस, यहाँ पे कुछ नया थिंकिंग है और इस नई थिंकिंग के पीछे जो बेसिक शिफ्ट्स आते हैं वो जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि जियो पोलिटिकली आप देखते हैं कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर मैसेडोनियन रूलर्स अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंडर ये हो जाती है, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर कब्जा करती है। सो मतलब यह है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट का जो अर्लियर टाइम में ऑटोनॉमस स्टेटस था वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, सिमिलरली फिलोसॉफिकल थिंकिंग में भी चेंज भी आती है। और एट द सेम टाइम्स कुछ ऐसे फिलोसफर्स और राइटर्स या थिंकर्स जो कि अभी तक डोमिनेट नहीं कर रहे थे ऑन द सीन, दे आर नाउ सीन एंड दे आर नाउ हाईलाइटेड। ठीक है, क्योंकि यू माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट के एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस तीनों का कनेक्शन ग्रीक सिटी स्टेट के साथ बहुत ज्यादा था और उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी डेवलप की थी व्हाइल लुकिंग एट द रियल पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही रियल पॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं तो एट द सेम टाइम उन लोगों की थिंकिंग भी फिर ओवरशैडोड हो जाती है बाय दीज न्यू पीपल। ठीक है, तो जिनको मैंने आसान लैंग्वेज में द स्कूल्स ऑफ प्रोटेस्ट कहा है। द स्कूल्स ऑफ प्रोटेस्ट मींस कि ये कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कुछ थिंकिंग लोग हैं, ग्रुप्स हैं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है फ्रॉम द अर्लियर थिंकिंग, स्पेशली फ्रॉम एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस इन द सेंस के बाज चीजें ऐसी हैं जो कि शायद वो उनसे डिराइव करते हैं, बट ओवरऑल दे डू नॉट अपील टू एनी काइंड ऑफ अ सिटी स्टेट, they do not appeal to any kind of Athenian standards, for example. So that's why they are outsiders. They think in a very different way. They developed a kind of protest against the earlier thinkers of एथेंस। ठीक है, सो इसलिए इसको स्कूल ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि ये तो आउटसाइडर्स हैं और सेकेंडली ये ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों की थिंकिंग डिफरेंट है फ्रॉम द अर्लियर थिंकिंग। बिसाइड यहाँ पे एक और टर्म भी यूज होता है, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज और पोस्ट क्लासिकल एज। ये टाइमिंग के हवाले से हिस्टोरियंस ने बाद में ये कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन किए हैं। बाज लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन दे सा के सोक्रेटिस के टाइम से लेके या इवन थेलीस से लेके एरिस्टोटल तक एक खास किस्म की थिंकिंग डेवलप हुई, तो उन लोगों को बाज लोगों ने क्लासिकल कहा। ठीक है, बाज लोगों ने क्लासिकल उस टाइम पीरियड को कहा है जो बेसिकली स्टार्ट होता है इसी स्कूल ऑफ थॉट से, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद जो लोग मतलब इमर्ज होते हैं, उसी टाइम के लोग, उसी पे ज्यादा फोकस जो लोग करते हैं उसको क्लासिकल कहा जाता है। बट अगेन ये एक रफ किस्म की एस्टिमेशन, इसमें 500 BCE बिफोर द कॉमन एरा एंड 400 BC कॉमन एरा, जिसको कॉमन एरा से मुराद वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट के हिसाब से उसको देखा जाता है, तो वो उससे पहले की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो BCE या BC अगेन वही सेम टाइम है जो कि बिफोर द क्राइस्ट या बिफोर द कॉमन एरा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो the political transformation of Greek city-state happened after the Macedonian Empire invasion at the hand of Alexander the Great, and thus the Greek city-state lost their autonomous status. Okay? The Greek legacy of new theories entered and spread across the Hellenistic world. Hellenistic word again, अपने आप को confuse ना करें, Hellenistic और ग्रीक सिमिलर चीजें हैं, बट ये असल रियल सेंस में जब ग्रीक के लोग अपने
पॉलीथियस्टिक गॉड्स को वर्शिप करते थे, और उसमें हेलीन एक बहुत मशहूर गॉडेस का जिक्र है, गॉडेस है आई होप। सो उसी हिसाब से उसको हेलीन के साथ कनेक्ट किया जाता है, हेलेनिस्टिक कहा जाता है। तो ये ग्रीक्स का दूसरा नाम है, ठीक है। तो यूजुअली रोमन लोग हेलेनिस्टिक लोगों को ग्रीक कहते थे, ठीक है। सो ये भी एक वो इंटरप्रिटेशन दी जाती है हिस्टोरियंस की तरफ से। और यूजुअली हेलेनिस्टिक पीरियड का जैसे जब भी जिक्र होता है तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के साथ उसको जोड़ा जाता है बाज लोग। और पॉलिटिकल फिलॉसफी में तो हम देखते हैं कि जैसे एरिस्टोटल की डेथ होती है, उसके टाइम से लेके सिसरो के डेथ तक जो फिलोसॉफिकल थ्योरीज डेवलप होती हैं पॉलिटिक्स में, तो उसी टाइम पीरियड को हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम agreements and disagreements among the historians over these names, लेकिन जनरली आप इसको ऐसा ही मतलब अंडरस्टैंड कर ले कि ग्रीक्स और हेलेनिस्टिक सेम चीजें हैं। जस्ट टाइम पीरियड के हवाले से लोग बात करते हैं कि उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको डिफरेंट नामों और डिफरेंट एजेस से जाहिर किया जाता है, ठीक है। सो लेट मी कम टू द बेसिक्स। जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। उनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, उनके साथ साथ और ये भी जहन में रखें कि सिर्फ ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स नहीं है, और भी हैं एट द सेम टाइम, लेकिन बेसिकली ये हाईलाइट हुए लोगों के दरमियान और समहाउ एक पजीराई हासिल की लोगों के दरमियान। दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली नोन एंड रिनाउंड और फेमस with certain times, ठीक है। So of the various new schools of the Hellenistic period, the three most important were Cynicism, Epicureanism, and most notably Stoicism. ये सेनेक्स उनको भी कहा जाता है, सिनिसिज्म इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। एपिक्यूरियनिज्म जो कि एपिक्यूरियस और ल्यूक्रीशियस के आइडिया से इमर्ज हुए, स्टोइसिज्म जो कि जीनो पार्मेनिडीज उन लोगों के थॉट से डेवलप हुए। लेकिन ये बात याद रखें कि इन लोगों की थिंकिंग along the line एग्जिस्ट करती थी विद सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि सिटी स्टेट का अपना एक खास स्टेटस था, उसको एक खास वे के साथ देखा जाता था, तो इसलिए बहुत से लोग उसी लोगों के पीछे जा रहे थे। प्लेटोनिक एकेडमीज के अंदर उन लोगों का जिक्र होता जो कि सोक्रेटिस से मुतासिर थे, ठीक है। तो ये जो लोग थे, जो सेनेक्स थे या एपिक्यूरियस के जो फॉलोअर्स थे या जो जीनो के फॉलोअर्स थे जिसको स्टोइक्स कहा जाता है, इन लोगों की फिलॉसफीज उसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उनको ओवरशैडो किया गया था बाय द एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस, ठीक है, क्योंकि वो लोग हावी थे, डोमिनेट कर रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को कोई खास हद तक एक पजीराई नहीं मिली उसी टाइम पे। बट जैसे ही उन लोगों की डेथ होती है तो ये लोग हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। द न्यू स्कूल्स एज वेल एज द ओल्ड प्रीच्ड a varieties of doctrines. This led eventually to the development of skepticism. स्केप्टिसिज्म भी इनके बाद आया है, और जैसे ही स्केप्टिक कुछ लोग थे मतलब जिसमें पायरियस का जिक्र आता है, पायरोनियनिज्म का जिक्र आता है, तो ये लोग इन लोगों ने जब देखा कि ये बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं और सबके दरमियान डिसएग्रीमेंट है, तो स्केप्टिक्स का ये ख्याल था कि इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो एग्रीमेंट ओवर वन particular school of thought, and there is no agreement over one way of knowledge, for example. That's why they doubted almost every principle of knowledge, every source of knowledge. So that's why they are known as skeptics, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पे फुटनोट दिया है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक से आप देख सकते हैं। So it emerges a distinct school of thought as well. Since each of these schools, the new ones in particular, asserted its doctrine dogmatically to the exclusion of others, the skeptics concluded that none of them was true, and finally that ultimate truth about anything is impossible. तो skeptics का ये ख्याल था कि जैसा ही हम देखते हैं इसमें कोई truthful claim emerge नहीं होता as a standard. That's why they developed this
questioning or doubting the ultimate principles or sources of knowledge. The only truth is that there is no knowable truth. A position that ultimately becomes self-contradictory. मतलब जब आप कहते हैं कि मैं there is no ultimate truth, so ये जो आपका क्लेम होता है वो खुद भी एक स्टेटमेंट रहता है जो कि खुद भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है. ठीक है, as one later skeptic stated that he was certain of nothing, not even of the fact that he was certain of nothing. बात की समझ आ रही है? मतलब when you say कि I'm certain of nothing, इसका मतलब ये भी है कि I'm certain of nothing is in this statement as well. ठीक है, ये जो फैक्ट मैं बयान कर रहा हूं ये खुद भी इस पे भी मैं सर्टन नहीं हूं. ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम किस्म की डाउटफुल वे ऑफ थिंकिंग है. ठीक है, तो ये एज ए इमर्ज हुई आफ्टर द स्कूल ऑफ थॉट्स. ठीक है, but let's look at some similarities and some basic differentiation points between these schools of thoughts. So you can see that all the new schools have promoted a method of inquiry called eclecticism as opposed to the dialectic method developed by Socrates. So डायलेक्टिक मेथड अगर आपको याद हो तो वही मेथड था कि जिसके अंदर आप क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, और उस क्वेश्चन के जवाब में आपको एक रिस्पांस मिलता है. आप अगेन उस रिस्पांस में मजीद एक क्वेश्चन तलाश करते हैं और एक चेन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो इसको डायलेक्टिक मेथड कहते हैं जो कि सोक्रेटिस ने डेवलप किया था. एक्लिक्टिक उसका एक अपोजिट किस्म का मेथड है जिसके अंदर आप एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं जस्टिस फॉर एग्जाम्पल, और उस पर हर एक बंदा अपनी ओपिनियन दे, उसको एक्लेक्टिक मेथड कहते हैं. इसमें वही क्वेश्चन आंसर नहीं है बल्कि हर एक बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है ओवर समथिंग दैट इज कंसिडर्ड कॉमनली हेल्ड अ टॉपिक. ठीक है, जो मतलब एक कॉमनली एक्सेप्टेड टॉपिक होता है उसके ऊपर आप सब अपने अपनी राय का इजहार करते हैं. सो इसको एक्लेक्टिक मेथड कहते हैं. ये सिनिक्स या एपिक्यूरियंस या जितने भी लोग हैं जो कि बाद में डेवलप हुए हैं, इन लोगों ने इसी मेथड के ऊपर रिलाई किया. अच्छा, they have emphasized on the importance of individual rather than community and thus developed the idea of cosmopolitanism from cosmopolis. तो ये एक और आइडिया इन लोगों ने ये डेवलप किया कि इंडिविजुअल के ऊपर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और इंडिविजुअल को रिलेट करते हैं विद द ओवरऑल वर्ल्ड एंड नेचर, कॉस्मोस के साथ उसको रिलेट करते हैं, नॉट विद द कम्युनिटी. ठीक है, अगर आप एरिस्टोटल प्लेटो को स्टडी करें तो वहां पे आप देखते हैं कि इंडिविजुअल को कनेक्ट किया जाता है विद द कम्युनिटी. ठीक है, एंड दे वुड से इवन कि अगर आप एक इंडिविजुअल का फुल पिक्चर देखना चाहते हैं सो यू शुड लुक एट द कम्युनिटी. ठीक है, सो दे वर मोर कम्युनिटेरियन इन देयर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जब आप इन बाकी फिलोसफर्स को देखते हैं तो दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉस्मोपॉलिटनिज्म. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये है कि ये एक वर्ल्ड लेवल पे इंसान को देखते हैं, इंडिविजुअल को देखते हैं. ठीक है, और अगेन इसके अंदर वो सब्जेक्टिविज्म की थिंकिंग भी आ जाती है. समहाउ अगेन टू सम एक्सटेंट एक रिलेटिविस्टिक किस्म की थिंकिंग भी इसके अंदर इमर्ज होती है. Unlike Plato and Aristotle, they were also committed to the idea of equal citizenship based on the radical equality. इन लोगों के दरमियान ये डिफरेंशिएशन ये लोग नहीं करते कि कौन फॉर एग्जांपल एथेनियन है, कौन स्लेव है, कौन फ्री है. ये आइडिया नहीं है. रेडिकल इक्वालिटी वाला एक परसेप्शन है इन लोगों का, और इन लोगों का ख्याल है कि हर एक बंदे को सिटीजनशिप का हक है, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो फ्री पर्सन हो, हर एक को रेडिकली इक्वल स्टेटस हासिल है. Another important similarity among the new schools was that they were largely apolitical and sometimes downright anti-political. ठीक है, सो इन लोगों का एक और परसेप्शन ये भी है कि पॉलिटिक्स जो है हमें इससे थोड़ा सा हट के लाइफ के ऊपर सोचना चाहिए, मतलब,
और अपने लिए अगर हम एक गुड लाइफ की तलाश करते हैं तो इट कुड बी पॉसिबल विदाउट डूइंग पॉलिटिक्स, ठीक है। सो दे आर बिलीविंग इन ए काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ। ए पॉलिटिकल का मतलब जिसमें पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप ना हो। और इसमें इवन बाज लोग इतने भी स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को कि वो बेसिकली एंटी पॉलिटिकल है, ठीक है। दे वुड से कि डोंट पार्टिसिपेट इन सिविक लाइफ, डोंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सो इट वाज आल्सो कॉमनैलिटी अमंग देम। स्टोइसिज्म के अंदर थोड़ी सी फिर ये है कि वो पॉलिटिकल है, लेकिन सिनिसिज्म या एपिक्यूरियन या स्केप्टिक्स ये सारे एंटी पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल किस्म के लोग हैं, ठीक है। The politics of empire seem to them to be precise opposite of that inner virtue and harmony that they all claim to each. Consequently, with the partial exception of stoicism, मैंने जैसे कहा कि stoicism के अंदर थोड़ा सा tendency है towards political inclination, towards politics, but as we shall see, it's a very important exception. But the rest of them, they advocated withdrawal from civic politics, civic life, as a necessary precondition for the acquisition of virtue. तो इन लोगों ने अपने लिए वर्चू की एक डिफिनीशन की है और वर्चू को डिफाइन करते हैं विद इन दैट आइडिया ऑफ इनर peace, inner harmony, and reconciliation with your psychological tendencies, psychological peace. उस पे बहुत ज़्यादा ये रिलाई करते हैं as compared to the individualistic kind of perception, ठीक है। Let's look at each of them in a bit detail. अब देखें Cynicism को, the first of the Hellenistic school founded by Antisthenes, who was a follower of Socrates, and developed by Diogenes of Sinope. He was the student of Antisthenes. So Antisthenes का जिक्र होता है जो कि फॉलोवर था सोक्रेटिस का, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी है सिनिसिज्म की, और लेटर ऑन इसको मजीद डेवलप किया गया बाय डायोजेनीज ऑफ सिनोपे। सो डायोजेनीज का जिक्र भी होता है, ही वाज अ स्लेव फिलोसोफर, और he was also an outsider. He was not a Greek, basically he didn't belong to Greece, so he was not an Athenian. So you can say that that being an outsider really places your thinking, the way you think about these in these times. For example, अगर आप cynic अपने आप को कहते हैं तो cynic का मतलब यही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है या जो मॉरल डेवलप हुआ है विद इन द ग्रीक सिटी स्टेट, उसको क्वेश्चन करते हैं, उससे एक आउटसाइडर है, ठीक है। सिनिक वर्ड यूजुअली इंग्लिश में यूज होता है, और ये आमतौर में पे यूज होता है उस बंदे के लिए जो मतलब ट्रेडिशनल किस्म का नहीं हो, जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिशनल मॉरलिटी को, या स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करते हैं, या सोशल सिस्टम्स को क्वेश्चन करते हैं, तो यूजुअली उसको सिनिक्स कहा जाता है, ठीक है। सो द सिनिक्स नॉट ओनली एडवोकेटेड अ रेडिकल इंडिविजुअलिज्म एंड विथड्रॉल फ्रॉम सिविक लाइफ, दे कैरिड देयर एडवोकेसी टू इट्स मोस्ट लॉजिकली एक्सट्रीम कंक्लूजन्स। तो एक तो कि रेडिकल किस्म की इंडिविजुअलिज्म पे ये लोग इन्हिसार करते हैं, और उसको भी एक बहुत बड़े एक्सट्रीम की तरफ के जाते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, क्लेमिंग दैट वर्च्यू अलोन which they defined as inner peace and acceptance of the vicissitudes of fortune is the only thing necessary to a happy and fulfilled life. They rejected all traditional values. तो इनका ख्याल ये था कि आप जो है अपने लाइफ के अंदर अगर पीस और वर्चू तलाश करना चाहते हैं तो ये लाइफ के इसी मोमेंटरीली एटीट्यूड के अंदर पॉसिबल है। मतलब उसका ये था कि अगर आप वर्चू देखना चाहते हैं तो इसके लिए किसी सिटी स्टेट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, या किसी पॉलिटिकल लाइफ को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको साइकोलॉजिकली अपने इनर पीस, अपने इनर लाइफ के अंदर ही फाइंड करने की कोशिश कर ले। और मतलब जैसे ही आपको एक लक के ऊपर गुजारा किया है, एक फॉर्चून के ऊपर आप रिलाय करते हैं जो कि चेंजेबल होता है, उसको आप एक्सेप्ट कर ले,
मतलब अगर आप गरीब हैं तो आपने अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर ले, अगर आप अमीर हैं तो अपनी अमीरी को एक्सेप्ट कर ले और उसी के साथ अपनी लाइफ को हार्मोनाइज करने की कोशिश कर ले और अपने लिए एक इनर पीस तलाश कर ले। सो ये इनर पीस तलाश करना एक वर्चू है सिनिक्स के ख्याल में, ठीक है। To make their point, many of them dressed in rags and wandered the streets, flaunting social and political authority, which they saw as purely conventional and contrary to the dictates of virtue. So, ये लोग हमेशा से मतलब इनका एटीट्यूड ऐसा था कि ये मतलब जो लोग अपने आप को सिविलाइज कहते हैं और जो लोग अपने आप को ऐसा कंसिडर करते हैं कि जिनके पास पॉलिटिकल और सोशल अथॉरिटी है, उसको क्वेश्चन करते हैं और ये खुद भी मतलब पुराने पट्टे कपड़ों में ड्रेसअप होते हैं और वर्न आउट क्लॉथ्स में होते हैं और हमेशा से मतलब रास्ते के दरमियान में बैठ के लोगों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये एक इस किस्म का एटीट्यूड है इन लोगों का, ठीक है। सो इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट सिनिक्स मींस डॉग लाइक इन ग्रीक लैंग्वेज में सिनिक का मतलब है डॉग लाइक, मतलब आप बार्किंग करते हैं हर एक बंदे के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं हर एक बंदे के ऊपर, ठीक है। द सिनिक्स कुड बी क्वाइटली आउटरेजियसली अनसिविलाइज्ड in making their point, and none of them was more outrageous in behavior than Diogenes, who lived in a tub to demonstrate his contempt for civilized comforts and with rapier wit and sarcasm demonstrated his contempt for civilized opinion. तो मतलब ये एक क्या आप इसको कहेंगे कि जो मतलब आउटसाइडर्स है सिविलाइज्ड लोगों को क्वेश्चन करते हैं और मतलब ये डायोजनीस का जिक्र करते हैं कि मतलब डायोजनीस खुद भी रास्ते के कॉर्नर में बैठ के लोगों को देखते और उनके ऊपर क्वेश्चन करते और उसके ऊपर जोक्स करते, मतलब तो जो लोग अपने आप को सिविलाइज कहते हैं स्पेशली उन लोगों के ऊपर, ठीक है। सो ये कहते कि मतलब लाइफ ये तो नहीं है, लाइफ तो एक इनर किस्म की चीज है जो कि आप अपने लिए खुद अंदर से तलाश करते हैं, ये आप आउटसाइड सोशल सिस्टम में इसको तलाश नहीं कर सकते या इट डजंट एग्जिस्ट देयर, ठीक है। Cynicism real intellectual impact in fact was its influence on the early development of Stoicism, which ultimately came to supplant it as a more attractive and workable philosophical system. Basically आप लोग के कोर्स में cynicism का जिक्र नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र किया बिकॉज इसके बगैर फिर शायद आप लोगों को पता ना चले कि मतलब ये आगे के जो लोग हैं इन लोगों ने कहाँ से ये थिंकिंग डेवलप की है और मतलब किस तरह एक दूसरे का असर है इनका। फॉर एग्जांपल सिनिक्स का असर स्टोइक्स के ऊपर भी है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का वे ऑफ लाइफ और उन लोगों की डिस्पोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उन्होंने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो ऐसे स्केप्टिक्स नहीं है जिस तरह बाकी लोग हैं। बट एनीवे लेट्स कम टू एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस पैरेलल इन लोगों के सामने एक और थॉट है जो कि एपिक्यूरियस से डेवलप हुआ। एपिक्यूरियस भी सोक्रेटिस प्लेटो के टाइम का बंदा है, उनसे मुतासिर भी है, लेकिन उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है प्लेटोनिक और एरिस्टोटेलियन पर्सपेक्टिव में। he would consider himself to be a kind of questioning the ultimate truth, questioning the ultimate thinking and standards developed by the Athenians, ठीक है। So it propounded a hedonistic ethics, that is one that asserts that the virtue is the pleasurable, the concept of virtue premised upon the fact that human beings are psychologically predisposed to maximize pleasure and minimize pain. तो बेसिक परसेप्शन इसका हिडोनिस्टिक किस्म का है। हिडोनिस्टिक से मुराद यह है कि मतलब इनका मकसद यह है कि एक वर्चुअस लाइफ पेन को अवॉइड करने में है, मतलब जहां से पेन आता है उसको कम करने में है, और जहां भी आपको प्लेजर मुयस्सर हो साइकोलॉजिकली उसको जब आप अटेन करते हैं तो दैट इज व्हाट दे वुड रिगार्ड अ वर्चुअस लाइफ, ठीक है। सो अगेन ये दे आर नॉट सेइंग प्लेजर इन सेंसुअल वे, मतलब फिजिकल प्लेजर की बात नहीं हो रही बल्कि साइकोलॉजिकल प्लेजर, मतलब आप थोड़ा सा लोगों से हट के
अपने लिए इनर पीस तलाश कर ले, सोशल सिस्टम में रहें लेकिन लोगों के साथ फ्रेंडली भी रहे, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट ना करें और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टेंशन्स क्रिएट ना करें, बस लाइफ को इसी के अंदर ही तलाश कर ले, ठीक है। सो दैट इज हाउ एपिक्यूरियंस वर थिंकिंग। मजीद इनकी डिटेल है कि गिवन दिस प्रीडिस्पोजिशन द एपिक्यूरियंस रीजनड virtue must be the acquisition of pleasure, since any other principle would be contrary to nature, and conversely pain must be evil. So good और evil की distinction या virtue और evil की distinction भी इस बेस पे करते हैं कि you must attain pleasure and you must avoid pain, and that is how that is what we can describe as a good and evil. मतलब avoiding pain is something like avoiding evil, ठीक है, and attaining pleasure is something like attaining goodness, ठीक है। The object of Epicurus was not so much to acquire pleasure as avoid pain. So ज्यादा stress ये avoiding pain पे करते हैं कि अपने लिए stress और anxiety तलाश ना करो, and thus a virtuous life was to his mind the one least likely to produce pain. So इनके लिए a good life is the one where you can say where there is a reduction of pain, where there is no pain, ठीक है। For this reason Epicurus and members of his school were proponents of the simple life and the gentle pleasures. The ideal was moderation in all things, the inculcation of friendship and human affection, and the primacy of philosophy and intellectual life. तो friendship, ह्यूमन अफेक्शन, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना और एक दूसरे के साथ दोस्ती करना और एक दूसरे के साथ एक हंसी खुशी लाइफ गुजारना, दैट इज द आइडियल फॉर देम, ठीक है। और उसके अंदर भी आप फिलोसॉफिकली और इंटेलेक्चुअली अलाइव रहें, मतलब इंटेलेक्चुअल परसूट्स कर ले, क्वेश्चन आंसर कर ले, मतलब गुड और बैड के ऊपर बात कर ले, फिलोसफी के ऊपर बात कर ले, विजडम के ऊपर बात कर ले, लेकिन उस एंग्शियस किस्म की, एंग्जाइटी किस्म की जो लाइफ है उसमें ना जाए, जो कि ज्यादातर पॉलिटिक्स में आप देखते हैं। And what clearly contradicted this ideal for Epicurus was politics, a most immoderate activity, certainly so in the age of empire, and as such one likely to produce more pain than pleasure, ठीक है। So ये लोग avoid करते हैं politics को because they would say कि it produces more pain और ये एक बहुत stressful life है, इसलिए आप इस एक्टिविटी में ना जाएं। The acquisition of power therefore was not for Epicurus and his school a valid goal, since it produces conflict and anxiety rather than inner peace and serenity. तो ये लोग इसी पे बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स और पावर को अटेन ना करें। We must release, Epicurus कहते हैं, ourselves from the prison of affairs and politics. मतलब सियासत के इस जेल से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है according to Epicurus, because otherwise we could not be able to attain a good life. But again the question is that how they would regard the state and individual, और या स्टेट के हवाले से इनकी क्या परसेप्शन है। तो उस केस में ये कहते हैं कि स्टेट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डेवलप होता है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द ग्लॉकन थ्योरी। और ग्लॉकन की थ्योरी ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो जो व्हेन ही वाज सेइंग के व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब जस्टिस, ग्लॉकन सेज के जस्टिस ये है कि इट इज बेसिकली द फियर फ्रॉम इनजस्टिस, ठीक है। सो द फियर फ्रॉम इनजस्टिस काजेस जस्टिस। सो इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे के साथ अच्छा करते हैं बिकॉज वी फियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनजस्टिस। अगर हम दूसरे के साथ इनजस्टिस कर ले तो रिजल्टेंटली वी विल काज फियर। सो इस तरह भी ये लोग एपिक्यूरियस भी सोचते हैं कि स्टेट भी एग्जिस्ट करता है टू इंश्योर कि कोई बंदा हार्म ना हो किसी दूसरे से, ठीक है। और या जस्टिस की प्रिवेलेंस अगर होती है स्टेट के अंदर तो वो इसी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कि मतलब हम चाहते हैं एक दूसरे के साथ एक ऐसी लाइफ गुजारे कि जिसमें कोई बंदा मुझे हार्म ना करे और मैं भी किसी को हार्म ना करूं, ठीक है। सो इसी किस्म की एक लाइफ
ये चाहते हैं, और इसी किस्म का एक स्टेट they would like and advocate. ठीक है, so the state is seen as a nothing more than an agreement to band together for mutual protection. एक दूसरे के साथ म्यूचुअल प्रोटेक्शन में रहने के लिए ही स्टेट वजूद में आई है. इट इज नॉट एज प्लेटो असर्टेड फाउंडेड अपॉन सम यूनिवर्सल जस्टिस. मतलब ये जो प्लेटो की परसेप्शन थी कि कोई यूनिवर्सल वे के साथ, या एरिस्टोटेलियन परसेप्शन के कोई बेस्ट स्टेट या बेस्ट, इस तरह की कोई बात नहीं है. ये जस्ट प्रोटेक्शन है एक दूसरे से, इसीलिए ही हमने ये स्टेट डेवलप की है. Epicurus says justice never is anything in itself but is a kind of compact not to harm and or be harmed. मतलब जस्टिस और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं आपको नुकसान ना पहुंचाऊं और आप मुझे नुकसान ना पहुंचाएं. And the reason human being obey the law, he insists, is not as Plato claimed because injustice in evil in itself, but only in consequences of the fear which attaches to the apprehension of being unable to escape those appointed to punish such action. तो हम मतलब लॉ को इसलिए ओबे करते हैं बिकॉज वी नो कि अगर हम ओबे ना करें तो रिजल्टेंटली इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स. मतलब हमें यही डर होता है कि कोई हमें पनिश करेगा. ठीक है, तो उससे निकलने के लिए ही हम लॉ को ओबे करते हैं. सो दैट इज हाउ दे वुड रिगार्ड लॉ एंड स्टेट. एंड आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं about their basic principles. Let's move on to the stoicism कि stoicism क्या चीज है और इन लोगों के क्या ख्यालात थे. मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक भी पॉसिबल हो इसमें मैं डिस्कशन कंप्लीट कर लूँ stoicism को, और अगर कंप्लीट ना भी हुआ तो डजंट मैटर, हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो stoicism बेसिकली डेवलप हुआ बाय ज़ीनो. ज़ीनो अगर आपको याद हो ये परमेनिडीज के साथ रहता था. परमेनिडीज भी अगर आपको याद हो, मैं जब बात करता था अर्लियर क्लासेस में चेंज और इल्यूजन्स और परमानेंस की, तो उसमें मैंने परमेनिडीज का जिक्र किया था कि परमेनिडीज कहते थे कि चेंज इज एन इल्यूजन. तो ये उसी टाइम पे ज़ीनो भी रहता था, उसके साथ भी, परमेनिडीज के साथ भी, और वो ग्रीक में इर्द गिर्द घूमते थे, लोगों के सामने अपने थॉट्स पेश करते थे. ज़ीनो ने फिर बहुत ज्यादा सेनेक के थॉट्स और इससे रिलेटेड जो लोग थे स्केप्टिक्स, उसको देखते हुए अपनी एक फिलोसॉफिकल स्कूल डेवलप की जिसको स्टोइसिज्म कहते हैं. ठीक है, अब स्टोइसिज्म क्या चीज है? इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह सिनिसिज्म को हम यूज करते हैं तो स्टोइक्स भी यूज होता है, और ये हमेशा से ऐसे बंदे के लिए यूज होता है जो अक्सर मतलब खामोश रह के सोचता रहता है. ऐसे लोगों के ऊपर हम स्टोइक वर्ड यूज करते हैं. जो लोग ज्यादा मतलब टॉकेटिव नहीं होते, बात नहीं करते, ऐसे लोगों को हम स्टोइक कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, सो ये तो खैर लैंग्वेज में इस वर्ड की यूजेज का मैंने जिक्र किया, लेकिन एज अ फिलॉसफी ये क्या चीज है? तो early stoicism had its roots in cynicism and espoused ideas and attitude not unlike cynicism. So मतलब along the line ये cynicism से ज्यादा मुतासिर था, क्या मतलब skeptical था, doubtful था. Indeed in some way not unlike Epicureanism despite its clear rejection of that school ethical philosophy. तो ये असल में किसी ethical philosophy को promote नहीं करता जो basically हिडोनिस्टिक प्रिंसिपल्स पे हो, के मतलब प्लेजर को अटेन कर ले और पेन को अवॉइड कर ले. स्टोइसिज्म ऐसा बात नहीं करता. स्टोइसिज्म एक बहुत डिफरेंट किस्म की बात करता है. लेकिन आप थ्रू आउट द मिडिल एजेस और इवन इन द अर्ली मॉडर्न एजेस यू विल सी द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टोइसिज्म. ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट है स्टोइसिज्म. और इसी ही कंटेक्स्ट में हम पोलिबियस और सिसरो का जिक्र करते हैं. सिसरो वाज द चैंपियन ऑफ स्टोइसिज्म, तो वो फिर लेटर ऑन हम लास्ट में उसका जिक्र करेंगे. लेकिन इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, परसेप्शंस हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये क्या मानते हैं, क्या बिलीव्स रखते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. सो अनलाइक दीज अदर स्कूल्स, however, Stoicism was able to create a political theory that reflected the actual conditions of empire and to develop it beyond the meager outlines of the earlier school. तो ये politically active है.
ठीक है, ये सिनिक्स और एपिक्यूरियंस की तरह एपॉलिटिकल नहीं है, इसके अंदर पॉलिटिकल टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये इसलिए रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर ने 167 एडी में, नॉट एडी बल्कि बीसी में कंकर किया मैसिडोनियन एम्पायर को, तो रोमन एम्पायर के सामने स्टोइसिज्म इमर्ज हुआ एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल थॉट। और ये इसलिए क्योंकि स्टोइक पॉलिटिकल थॉट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रोमन एम्पायर को अपील कर रही थी। रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज पे रिलाई करती थी, और स्टोइक्स के अंदर भी ड्यूटीज का एक परसेप्शन है। तो इसलिए रोमन एम्पायर ने एपिक्यूरियंस या फॉर एग्जांपल सिनिक्स या स्केप्टिक्स, उनको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ना उनको एडॉप्ट किया एज अ पॉलिटिकल थ्योरी। ऑन द अदर साइड दे एडॉप्टेड स्टोइसिज्म एज अ पॉलिटिकल थॉट। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं स्टोइसिज्म को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम? If somebody wanted to ask question, I'm not sure. क्योंकि if you raise the hand, there is that symbol जिस पे मुझे पता चलता है कि, but I'm not sure. Maybe that was by mistake by someone. Anyway, let comes to the basics के इसका क्या rationale है, stoicism किस चीज पे believe करती हैं, इसके अंदर क्या thoughts हैं? The key terms in Stoic ethical and political thought are reason and nature. ये बहुत ज्यादा reason और nature से मुतासिर हैं, और ये believe भी करते हैं कि reason जो है ये embedded है nature के अंदर. For the Stoics, human beings are rational creatures because nature of which they are part is rational. According to them, like reason is natural and rationality exists within the nature. तो मतलब नेचर का मतलब यही है, जो आउटसाइड हम देखते हैं, जमीन आसमान, इसके अंदर जो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि खास ऑर्डर में चलते हैं, सो वो इन दोनों के साथ लिंक्ड करते हैं। दे थॉट के जो मतलब कॉस्मिक वे ऑफ लाइफ है जो कि आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर रीजन एग्जिस्ट करती है, और हम सब भी उसी का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ से, इसमें डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। रीजन परमिएट्स द यूनिवर्स एज अ होल, हेंस we human beings behave on the basis of rational principles. They are simply giving expressions to the divine logos, the Greek term for reason, that permeates all things including human consciousness. So they believed के जो logos है, जो divine principles हैं, ये सारे इसी nature के अंदर exist करते हैं, और इनकी existence rational principles पे होती है, और वही रेशनल प्रिंसिपल्स हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि हम भी रीजनेबल क्रिएचर्स हैं, हम भी रीजन करते हैं। तो अगर हम रीजन करते हैं, ये रीजन कहीं और से नहीं आया बल्कि ये नेचर से आया है, और इसी नेचर के अंदर डिवाइन लोगोस के प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि नेचर जो एग्जिस्ट करती है आउटसाइड, ये एक खास रैशनल ग्राउंड्स पे एग्जिस्ट करती है। उस रैशनल ग्राउंड्स को किसने डेवलप किया है? ये खुदा ने डेवलप किया है। ठीक है, सो दे से वी आर नॉट देयरफॉर merely individuals among other individuals but are connected to each other as part of a larger rational order. तो इसलिए ये कहते हैं कि हम जस्ट इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि हम एक बड़े रैशनल और लार्जर ऑर्डर का हिस्सा है। ठीक है, मतलब हमारा कनेक्शन एक कॉस्मिक प्रिंसिपल के साथ है, हम एक कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ अटैच्ड हैं ऑल द टाइम। इस नेचर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, और हम जो एक्टिविटीज करते हैं अपने इंडिविजुअल लाइफ में, वो इफेक्ट करती हैं इसी नेचुरल सिस्टम को भी। बात की समझ आ रही है? ये थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो आप लोगों के लिए, लेकिन आप जरा सोचें इस पे। सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया कि जो नेचर एग्जिस्ट करता है, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमसे आउटसाइड नहीं है बल्कि हम सब इसका हिस्सा है।
ठीक है। और ये रीजन जो हम करते हैं ये इसी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये जमीन और आसमान और ये तारे और सितारे और ये सूरज और ये चांद और ये जितनी भी चीजें आप देखते हैं, अगर इनके दरमियान एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो ये ऑर्डर कुछ डिवाइन लॉगोस के बेस पे है, और वही लॉगोस उसी रीजन के साथ परमिएट करता है जो हमारे अंदर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, एंड इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। फैसिनेटिंग इन द सेंस के बाद में इसने बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर किया। मिडीवल टाइम्स में सारे फिलोसोफर्स इसी नेचुरल ऑर्डर और रीजन को बहुत ज्यादा अटैचली देखते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है। As such, we are most certainly equal citizens of the cosmopolis, as the Cynics and Epicureans maintain, but we are also social and political creatures in the narrower and more concrete sense. For our rational capacities compel us to recognize our sociability and therefore the necessity of living with each other on the basis of common ethical principle. तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक कॉस्मिक एथिकल प्रिंसिपल्स में रहते हैं जो कि हम सब में कॉमन है, ठीक है। और इसीलिए ये कॉस्मोपोलिस का एक परसेप्शन इन लोगों ने डेवलप किया कि मतलब हम किसी सिटी स्टेट का के सिटीजन नहीं है, बल्कि हम एक दुनियाई लेवल पे, एक कॉस्मिक लेवल पे, वर्ल्डली लेवल पे इंडिविजुअल रहते हैं। हमारा एक वर्ल्डली परसेप्शन रहता है दुनिया के साथ। मतलब जो हमारी एग्जिस्टेंस है, मतलब मैं आज इस मुल्क में रहते हुए, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहते हुए, मेरे लिए नेचर इक्वल है जस्ट लाइक फॉर अ पर्सन लिविंग इन अब्रॉड। अगर कोई बंदा गल्फ में रहता है, अगर कोई बंदा मिडिल ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहता है, किसी दूसरे मुल्क में रहता है, तो उनके लिए भी नेचुरल ऑर्डर सेम है और मेरे लिए भी नेचुरल ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों सिटीजन्स हैं इस सारी दुनिया का, इस सारी दुनिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे थॉट अबाउट the individual. This means contrary to the Epicureans in particular that the state is natural. इसका मतलब यह है कि जो स्टेट एग्जिस्ट करता है हमारे साथ, ये एक नेचुरल ऑर्डर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो स्टेट जो छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जो माइक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ये उसी नेचुरल ऑर्डर का एक हिस्सा है, उस कॉस्मोपोलिस का हिस्सा है, ठीक है। मार्कस ऑरेलियस रोम का एम्परर था, बहुत मशहूर, उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द रेशनल एनिमल इज कंसिक्वेंटली आल्सो ए पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल, ठीक है। उसका मतलब यह है कि जो रेशनल एनिमल है, मतलब ह्यूमन बीइंग, ये उस रिजल्टेंटली एक पॉलिटिकल और सोशल एनिमल भी है, ठीक है। सो क्योंकि रोमन तो बहुत ज्यादा मुतासिर थे इसी आइडिया से, स्टोइक्स प्रिंसिपल से, तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स देयरफॉर कैन एक्वायर वर्च्यू only as citizens of the state and members of the society, not in withdrawal from the public duties and obligations to their fellow citizens. तो इसलिए ये बात के फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स को छोड़ना चाहिए या हमें एपॉलिटिकल होना चाहिए, ये वर्क नहीं करता। स्टोइसिज्म कहता है कि आप सब ने पॉलिटिकल ड्यूटीज सरंजाम देने हैं बिकॉज हम एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। These obligations, Stoics argued, are known by all human beings on the basis of reason alone. तो ये हम अपने रीजन से ये चीजें डिस्कवर करते हैं। ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो कि हमने सरंजाम देने हैं। They are therefore what the Stoics called natural laws. ये जो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा नेचुरल लॉ का, ये यहाँ से डेवलप होता है, इसी स्टोइक प्रिंसिपल से, कि कुछ नेचुरल लॉज है जिसके अंदर हम बाउंडेड हैं, जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज एथिकल ऑब्लिगेशन। अगर मतलब आपसे कोई पूछे कि नेचुरल लॉ क्या चीज है, सो इट इज एन एथिकल ऑब्लिगेशन which we have to one another that exist by nature, not by convention, and are therefore universally valid. मतलब ये कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स है, कुछ नेचुरल ड्यूटीज हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं,
जो कि किसी ट्रेडिशन या कन्वेंशन ने नहीं बनाए, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाए, बल्कि इसी नेचुरल सिस्टम ने बनाए हैं, जो कि यूनिवर्सली वैलिड है, जो कि पाकिस्तान में भी वैलिड हैं, जो कि इंडिया में भी वैलिड हैं, जो कि हर एक कंट्री में सबके लिए इक्वली उसके ऊपर लागू होते हैं. सो दैट इज व्हाट दे वुड कॉल द नेचुरल लॉज, जो कि सबके लिए इक्वल है. दे आर नोन एंड अप्लाई टू ऑल सोसाइटीज द वर्ल्ड ओवर. We all know, for example, that it is wrong to harm another or to kill without just cause, whether or not any existing law or tradition prohibits murder. So for example, they would give us this clear example कि मतलब killing is a bad thing, ठीक है, murdering someone is a bad thing. Why? Because under the natural laws we are bound to take care of each other. मतलब नेचुरल लॉ के अंदर हर एक चीज ग्रो करती है, हर एक चीज ओपन अप होती है, वो खत्म नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती. अगर मतलब यह है आसान अल्फाज में, जब आप सीड्स कल्टीवेट करते हैं तो सीड्स खत्म नहीं हुए बल्कि सीड्स ग्रो करते हैं. मतलब इसका यह है कि ये नेचुरल लॉ इटसेल्फ ग्रोथ की तरफ इशारा करता है. नेचुरल लॉ हमें यही कहता है टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, नॉट टू किल ईच अदर. ठीक है. सो इसलिए ये हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में भी यही डाला गया है कि किलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, मर्डर इज अ बैड थिंग. ठीक है. अगर चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो या नहीं लिखा, इट डजंट मैटर, लेकिन ये हमारे अंदर एम्बेडेड है, हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर लिखा गया है. हमारे पता नहीं हमारे माइंड के अंदर ये नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करती है, जो कि समहाउ मिस्टीरियसली हमें कमांड देती है कि फॉर एग्जांपल murder is a bad thing. ठीक है. These natural laws of moral reason embedded in human consciousness itself and reflecting the larger rational ethical order of nature art then to govern our behavior in all circumstances regardless of the status of our conventional legal rules or ethical values. तो यही बात मैंने की कि हम फिर बाद में उसके लिए रैशनल एथिकल ऑर्डर ढूंढते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने स्पीच में उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये फेयरली हमारे अंदर एम्बेडेड है. ठीक है. और ये एक आइडिया है जिसके ऊपर ये ब्रायन आर नेल्सन कहते हैं कि ये तो बिल्कुल प्लेटो और एरिस्टोटल के आइडियाज की तरह, जिस तरह वो फॉर्म्स की बात करते थे, ये बिल्कुल उसी की तरह रिलेवेंट नजर आता है. लेकिन सच ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात नहीं हो रही. लाइक जाहिर होता है कि मतलब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बात होती है, एथिक्स के ऊपर बात होती है, लेकिन एज सच प्लेटो और एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात नहीं हो रही. ये बात आप जहन में याद रखें. अगरचे क्लोज रिजेम्बलेंस नजर आती है दोनों में. ठीक है. और एक सेंस में आप इसको इस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अब प्लेटो और एरिस्टोटल के जो थ्योरीज थे वो तो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिविस्टिक किस्म के थे. एक्सक्लूसिविस्ट इस सेंस में थे कि कुछ खास लोग उसके ऊपर सोचते थे, कुछ एजुकेटेड लोग उसके ऊपर सोचते थे. यहां पे ये कोई तमीज नहीं है, ये सबके लिए इक्वल है, ना कोई फिलोसोफर रूलर की बात हो रही है यहाँ पे. मतलब ये नेचुरल लॉज सब लोगों के लिए इक्वली है और हम सब उसको समझते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसोफर रूलर नेचुरल लॉज को समझता है और बाकी नहीं समझते, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर. तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाता है प्लेटो और एरिस्टोटल के इसी बेस. ये फुट नोट मैंने इसलिए इस पे लिखा है, आप फिर उसको देखें, ये इसी के साथ ही कनेक्टेड है. सो क्लियरली द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ मेंट that the state or civil law, what we now call positive law, must be in conformity with the principle of natural law. This was a basic element of Stoic political philosophy and was expressed in the concept of the two cities. इन लोगों ने बाद में ये टू सिटीज का एक कंसेप्ट भी पेश किया. तो पॉजिटिव लॉ उस लॉ को कहते हैं जो कि आपके पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, आपके स्टेट के अंदर पास होता है. ठीक है. सो दे वुड से कि एक पॉजिटिव लॉ है और एक नेचुरल लॉ है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए. पॉजिटिव लॉ मस्ट बी इन कंफॉर्मिटी विद द नेचुरल लॉ. ठीक है. और इसी बेस पे इन्होंने कंसेप्ट पेश किया कि हम सारे इंडिविजुअल्स दो सिटीज से बिलोंग करते हैं. एक सिटी है सिटी जो कि आपके ऊपर हुकूमत करती है, आपके नजदीक जो आपका रूलर होता है, और दूसरा है सिटी जो कि सारी दुनिया की सिटी है. ठीक है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पॉलिस के साथ कनेक्ट होते हैं, एक माइक्रोपोलिस के साथ और एक कॉस्मोपोलिस के साथ भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम. ऑल ह्यूमन बीइंग्स, द स्टोइक्स आर्ग्यूड, आर इन द फर्स्ट इंस्टेंस citizens of the world state or cosmopolis, and only secondarily citizens of their own particular city or polis. The cosmopolis represented the universal moral principle of natural law. To be a citizen of the cosmopolis meant simply to know these principles and to obey them. The polis or state was thus legitimate to the extent that its laws did not violate the principles of natural law. So मतलब ये है उसका कि जो आपके पॉजिटिव लॉ हैं, जो आपके स्टेट के लॉज हैं, वो दे मस्ट बी इन रिकंसिलिएशन विद द नेचुरल लॉज. अगर ये वायलेट करते हैं नेचुरल लॉज के प्रिंसिपल्स को, तो उसको फिर हमें ओबे नहीं करना चाहिए. और इसीलिए हमें उन लॉज को ओबे करने की जरूरत है जो नेचुरल लॉज के साथ सपोर्ट में, क्योंकि नेचुरल लॉज हमेशा से ठीक होते हैं, वो गलत नहीं होते, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है सबके लिए, ठीक है, हम सब ने उसको फॉलो करना है बिकॉज उसको खुदा ने क्रिएट किया है, ठीक है. और ये जो पॉलिस के लॉज हैं ये हम इंसानों ने क्रिएट किए हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट द नेचुरल लॉ एंड द पॉजिटिव लॉ, द कॉस्मोपोलिस एंड योर ओन माइक्रोपोलिस, ठीक है. बात की समझ आ रही है? आई होप कि ये इजी है और मेरे ख्याल में कोई इसमें इतनी खास डिफिकल्टी नहीं है. जस्ट वर्ड्स चेंज हो गए हैं, बाकी आइडिया समहाउ सिमिलर हैं और कुछ नए थॉट्स भी हैं. कीप इन माइंड के कुछ नई इंटरेस्टिंग परसेप्शंस भी इसके अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है, इसलिए मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. ये आसान है, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है. लेट्स मूव अहेड. As for the individual, the sole object of life must be to live in accord with these universal ethical principles. This was the way to virtue. अब इनके लिए वर्चू यही है कि आप अपनी लाइफ को इसी एथिकल प्रिंसिपल्स पे गुजारें जो कि नेचर की तरफ से दिए गए हैं. This was the way to virtue that the Stoics defined as living according to nature. तो स्टोइक से अगर कोई पूछे कि वर्चू क्या है, they would say living according to nature. बस नेचर के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारो. Since nature embodies those rational principles that are the source of ethical knowledge. To live according to nature is to live an ethical being. मतलब नेचर के मुताबिक जिंदगी गुजारना ऐसा है जैसा कि आप एक एथिकल और मोरल लाइफ गुजार रहे हैं. And since by nature humans are social animals, it follows that virtue requires, among other things, treating others as you would wish to be treated. और इसी बेस पे हम एक दूसरे के साथ ऐसे सलूक हमें करने की जरूरत है जो नेचर हमें कहता है. मतलब नेचर हमें यही कहता है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर लो. तो रिजल्टेंटली इंसान का नेचर भी यही है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देगा, ठीक है. आप दूसरे को हार्म करेंगे तो वो आपको हार्म करेगा. सो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस बेसिक प्रिंसिपल, इस गोल्डन रूल को फॉलो कर ले, सो वी विल लिव अ वेरी हार्मोनियस एंड अ वेरी पीसफुल लाइफ, ठीक है. Stoics ethics is replete with the exhortation to follow what we call the golden rule, a rule that has traditionally been seen as the essence of all natural law principle. तो ये golden rule यही है कि मतलब treat others as you would wish to be treated. मतलब दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव और सलूक करो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे साथ करेंगे, ठीक है. सो इसी को ही वो गोल्डन रूल कहते हैं, ठीक है. For the Stoics, in fact, for the Epicureans as well, despite their hedonistic ethics, pleasure or pain, success or failure, even life or death are indifferent things. Indifferent things मतलब ये है सारे एक ही चीज हैं, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन पेन एंड प्लेजर, सक्सेस एंड फेलियर, लाइफ एंड डेथ. ये सारे मतलब इस दुनिया का एक रिदम है जिसमें हम सारे रहते हैं और इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए. These are indifferent things. That is the things that we should have no impact upon our inner peace or virtue. मतलब हमारी इनर पीस अगर हम नेचर के साथ रह रहे हैं तो फिर हमें कोई भी चीज, कोई पेन और प्लेजर उसमें नहीं है, कोई सक्सेस और फेलियर, कोई लाइफ एंड डेथ हमें प्रॉब्लम हमारे लिए काज नहीं करती.
और इसलिए इन लोगों ने डेथ के ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग सोच रखी है कि डेथ फॉर एग्जांपल इज पार्ट ऑफ नेचर, and since nature is based upon the rational principles, to live according to nature, that is reason, means not to fear death. The same reasoning holds for our life, supposed tragedies and disappointments, for these too are a part of life and are accepted with equanimity by the wise person. तो वाइज पर्सन, अक्लमंद पर्सन वही है जिनके लिए लाइफ और डेथ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो नेचर ने एक अता की हुई चीज है, ठीक है, जो कि आपके ऊपर आती है और आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे वुड नेवर फियर डेथ. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू नॉट फियर डेथ एंड टू लिव योर लाइफ इन अ वेरी हैप्पीनेस वे, इन अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ वे एंड इन अ वेरी हार्मोनियस वे. ठीक है, इट विल गिव यू दैट साइकोलॉजिकल प्लेजर एंड साइकोलॉजिकल पीस. So stoicism is a very interesting idea और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है जो जिस हद तक मैंने रीड की. लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो डोंट वरी, बिकॉज सिसरो की डिस्कशन आगे आ रही है और सिसरो ने मजीद इसके ऊपर बात की है, उसने मजीद इसको डेवलप किया है और एक बहुत इंटरेस्टिंग वे के साथ. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मैं इस पे बात करूंगा. ये जो डिस्कशन है कमिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है. मिडीवल टाइम्स में लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मॉडर्न टाइम्स में भी इसके रिफ्लेक्शंस मिलते हैं. मॉडर्न अर्ली मॉडर्न जो लोग थे वो भी इन्फ्लुएंस थे इसी आइडियाज से. मिडीवल टाइम्स में हम थॉमस एक्वाइनस को पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल लॉ के थ्योरी से मुतासिर थे. और ये नेचुरल लॉ अक्सर आप लोग सुनते होंगे, कॉमन वोकैबुलरी में इसका यूज़ होता है, बट हम यूजुअली ज़्यादा डीपली इस पर नहीं सोचते. लेकिन अगर आप इस पर डीपली सोचें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है. और बाद में कुछ क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म भी डेवलप हुआ, लेकिन वो बहुत बाद में डेवलप हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुछ जो फिलोसफर हैं, इंग्लिश फिलोसफर्स, उसने कुछ क्वेश्चंस किए थे बाद में. लेकिन ऐसा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. आपको फिर भी समझ नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी राइट नाउ, और बाद में भी आप से क्वेश्चन कर सकते हैं. दैट्स अप टू यू. Let me stop the recordings here and